सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेटा स्क्वायर। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा वेयरहाउसिंग के बारे में। सो सबसे पहले डेटा वेयरहाउसिंग हमारी होती क्या है। देखो, जैसे वेयरहाउस होते हैं ना, अमेज़न का वेयरहाउस मान लो जहाँ पे हम स्टॉक्स रखते हैं, या फिर फ्लिपकार्ट का वेयरहाउस मान लो। वैसे ही डेटा में डेटा का एक वेयरहाउस होता है जहाँ पे हम डेटा को रखते हैं। अब उसको रखने के अलग अलग तरीके होते हैं। वो तरीके डिटेल्स में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर इस वीडियो में मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। तो डेटा वेयरहाउस क्या होता है? सिंपल वेयरहाउस, जैसे स्टॉक्स के वेयरहाउस होते हैं, सब कुछ के वेयरहाउस होते हैं, वैसे ही डेटा का भी वेयरहाउस होता है। डेटा को वेयरहाउस में रखना इज कॉल्ड डेटा वेयरहाउस। सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कोई डेफिनेशन में नहीं जाना या फिर कुछ में नहीं जाना। सिंपल है, डेटा को ढंग से वेयरहाउस में रखना इज कॉल्ड डेटा वेयरहाउस। अब वो कैसे रखते हैं उसका हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, क्या है क्या नहीं। हम एक सोर्स टेबल को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इस सोर्स टेबल में क्या है, एक इस सोर्स टेबल में मल्टीपल कॉलम्स है। एक कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट और ऑर्डर प्राइस। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कॉलम्स है कि कॉलम्स का मतलब क्या है, सब पता लग रहा है। तो ऐसे सपोज करते हैं कि हमारे पास किसी सोर्स से, सपोज एक सोर्स से ही डेटा आता है, हमारे पास ये टेबल आती है और हमको बोला जाता है कि इसको फैक्ट्स और डायमेंशन में तोड़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फैक्ट्स और डायमेंशन होते क्या है। नाउ फैक्ट्स फैक्ट्स और डायमेंशन क्या होते हैं ये हम देखते हैं। फैक्ट्स क्या होते हैं, नॉर्मल जो इंग्लिश का डेफिनेशन होती है ना फैक्ट्स की, वही फैक्ट्स होते हैं कि ऐसी कोई चीज जो आगे जाके चेंज ना हो सके, वो फैक्ट है। और डायमेंशन वो चीजें होती हैं जो कोई चीजें जो चेंज हो सके। जैसे मैं हूँ, मैं अगर फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे कोई कस्टमर हूँ और मैं शिवम अपने नाम से कोई ऑर्डर करता है। लेट्स सपोज मैंने कोई पेन मंगाया और मैंने मंगाया अपने दिल्ली के एड्रेस पे। तो शिवम का एड्रेस है दिल्ली। अब सपोज मैं कभी जयपुर में जाता हूँ, जयपुर में रहना शुरू कर देता हूँ, तो मेरा वहां का एड्रेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर। तो मेरा जो एड्रेस है वो एक डायमेंशन हुई। डायमेंशन क्यों? क्योंकि वो चेंज हो पा रही है चीज। तो जो भी कोई ऐसी चीज जो चेंज हो सकती है ओवर टाइम, कोई ऐसा डेटा, उसे हम डायमेंशंस में कैटेगराइज करते हैं। और कोई ऐसी चीज जो चेंज नहीं हो सकती है उसे हम एज अ फैक्ट कैटेगराइज करते हैं। तो डायमेंशंस और फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारी वापस चलते हैं हमारी उस पे टेबल पे। ठीक है। तो हमारे पास कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, ये सारे कॉलम्स थे। अब अगर हमें इसमें से फैक्ट और डायमेंशन एट्रीब्यूट्स कॉलम्स डिसाइड करने हो तो वो कौन कौन से होंगे। कस्टमर नेम, क्या मेरा नाम चेंज हो सकता है? वैसे हो सकता है, अगर मैं चाहूँ तो अपना नाम जाके चेंज करवा सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर यहाँ पे देख लिया जाए तो ये भी एक डायमेंशन है। तो तो हमारा जो कस्टमर नेम है वो एक डायमेंशन है, यहाँ पे डी लिख देते हैं। कस्टमर एड्रेस है, मैं पहले जयपुर में था या फिर अब दिल्ली में हूँ, ये सब डायमेंशन है, तो ये चेंज हो सकता है, तो ये भी एक डायमेंशन है। प्रोडक्ट नेम, आज सपोज प्रोडक्ट का नेम है पेन। मैंने कोई पेन बाय किया, अगर उसको मैं नाम चेंज करना चाहूँ, सपोज अप्सरा की पेंसिल थी, उसका नाम कर दिया अप्सरा पेंसिल्स, कुछ भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। तो ये भी एक डायमेंशन है जो चेंज हो सकती है। प्रोडक्ट का प्राइस, आज कुछ अगर मैं ये कह रहा हूँ ये पेन 10 रुपए का है, कल मैं इसको 20 रुपए का कर दूं, तो वो चेंज हो सकती है चीज। तो ये भी एक डायमेंशन हो गया। ऑर्डर नंबर, अब सपोज मैं कुछ फ्लिपकार्ट से मंगाता हूँ या फिर अमेजोन से कुछ मंगाता हूँ, तो एक ऑर्डर नंबर, ऑर्डर एक आईडी जनरेट होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। अब अगर मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं ना, अ, या फिर मुझे सपोज मैंने 10 चीजें मंगाई, अब मुझे और चीजें ऐड करनी है ना, तो मेरा वो ऑर्डर कैंसिल होगा, फिर जाके न्यू ऑर्डर बनेगा। तो जो मेरी पिछली ऑर्डर आईडी थी ना, वो एक यूनिक चीज थी जो अब बन गई। अब मैं उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, तो मेरी दोबारा चीज बनेगी। तो ये एक फैक्ट है। सिमिलरली ऑर्डर डेट भी एक फैक्ट है, क्योंकि जिस दिन पे ऑर्डर हो गया, उसको तुम चेंज तो कर नहीं सकते, तो वो भी एक फैक्ट हुआ। और ऑर्डर प्राइस भी एक फैक्ट हुआ, क्योंकि ये ऑर्डर, सपोज मैंने 10 पेन मंगाए थे, 10 रुपए का एक पेन, तो मेरे 100 रुपए बन जाते हैं, तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट बन गया उस ऑर्डर के कोरस्पॉन्डिंग। तो जो ऑर्डर प्राइस है वो भी एक फैक्ट ही है। तो हमने फैक्ट और डायमेंशन आइडेंटिफाई कर लिए कि इसमें से हमको क्या करना है कि हमको इस डेटा को अलग अलग टेबल्स में तोड़ना है, कुछ डायमेंशन टेबल्स, कुछ फैक्ट टेबल्स। तो उसमें क्या क्या कॉलम जा सकते हैं, किसमें क्या, डायमेंशन में डायमेंशन, फैक्ट में फैक्ट, वो सब हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग टेबल्स बनाएंगे।
ठीक है, तो हमने अभी टेबल्स बना लिए। तो हम क्या करेंगे कि अभी हमने आइडेंटिफाई कर लिए थे कि इस सोर्स में से फैक्ट और डायमेंशन कॉलम्स हमारे कौन से हैं। अब क्या करेंगे, हमने डिसाइड किया कि इसमें से कुछ अलग टेबल्स बनाएंगे हम लोग, ठीक है, और उनमें डेटा पॉपुलेट कर देंगे, उनकी वेयर हाउसिंग कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमने डिसाइड किया कि 3 टेबल्स बनेंगी हमारी। एक बनेगी हमारी कस्टमर टेबल, एक प्रोडक्ट टेबल और एक बनेगी हमारी ऑर्डर टेबल। तो हम देख सकते हैं कि इसमें 2 कॉलम्स ऐसे हैं जो हमारे कस्टमर टेबल में जाकर पॉपुलेट हो सकते हैं। उनमें से एक है कस्टमर नेम और दूसरा है कस्टमर एड्रेस। तो मैंने एक कस्टमर टेबल बना ली, इसका मैं नाम डाल देता हूँ। ये कस्टमर टेबल है हमारी, ये हमारी प्रोडक्ट टेबल है और ये हमारी है ऑर्डर ऑर्डर टेबल बन गई हमारी। तो अब हम क्या करेंगे कि मोहित और जयपुर इसके अंदर पॉपुलेट कर देंगे, पेन और टेन इसके अंदर पॉपुलेट कर देंगे और जो बाकी की चीजें हैं वो इसके अंदर पॉपुलेट कर देंगे। बट हम ऐसे नहीं करेंगे, उसको पॉपुलेट करने का एक तरीका होता है, थ्रू एससीडीज या फिर थ्रू जॉइंस। अब वो मैं समझाता हूँ कि कैसे होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एससीडीज और जॉइंस। हमने क्या पढ़ लिया, डेटा वेयरहाउस क्या होता है, डेटा वेयरहाउसिंग क्या होता है, फैक्ट्स और डायमेंशंस क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एससीडीज और जॉइंस के बारे में, ठीक है। तो एससीडीज क्या होते हैं, पहली बात तो एसटीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, एसटीडी की फुल फॉर्म होती है स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस। स्लोली चेंजिंग डायमेंशन से हम सिंपल इंग्लिश से हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैंने क्या बोला था कि फैक्ट्स कभी चेंज नहीं होते, डायमेंशन चेंज हो सकती है। आज मैं दिल्ली में हूँ, कल मुंबई में हो सकता हूँ, मेरा नाम कुछ है, कल कुछ और हो सकता है। तो स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस एक तरीका होता है इन डायमेंशंस को सोर्स से पॉपुलेट करने का। अब क्या होता है वो, एसटीडीज के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। सपोज मैंने इस टेबल को पॉपुलेट करना चाहा इस सोर्स से एससीडी वन के द्वारा। तो एससीडी वन क्या होता है वो हम देखते हैं अभी। एससीडी वन, ठीक है। तो सपोज मेरा कस्टमर कस्टमर नेम था और कस्टमर एड्रेस था, ठीक है। तो अभी तक क्या आया था, मोहित जयपुर आया था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एज इट इज यहाँ पे पॉपुलेट कर दूंगा मोहित जयपुर। अब इसके लिए पूरा सीक्वल का या फिर पाइथन का एक बड़ा सा कोड लिखा जाता है, वो कोड के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बस देखते हैं कि एसटीडी वन टू थ्री ये सब होते क्या है ये चीजें। तो मोहित जयपुर मेरे पास सोर्स में एक रो आई थी, ठीक है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने अपने कस्टमर को पॉपुलेट कर दिया, मोहित और जयपुर डाल दिया। अब लेट्स सपोज मेरी एक और रो आती है, मैं एक और ऑर्डर करता हूँ, ठीक है, मोहित मुंबई या फिर मोहित दिल्ली, ठीक है। अब एससीडी वन का कहता है कि जो भी तुम्हारा कस्टमर टेबल बनी थी उसके अंदर जो भी तुम्हारी मोहित की कोरस्पॉन्डिंग रो थी ना, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको तुम काट के जो न्यू आई है वो डाल दो, ठीक है। तो मेरी जो रो बन जाएगी ना वो बनेगी मोहित दिल्ली। जो जयपुर वाली इन्फॉर्मेशन थी वो मेरी कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएगी। तो एससीडी वन क्या कहता है कि जब भी आपके पास एक न्यू इन्फॉर्मेशन आए, आप पुरानी इन्फॉर्मेशन को उस न्यू इन्फॉर्मेशन से रिप्लेस कर दो। ये हो गया एससीडी वन। अब एससीडी टू क्या होता है वो अपन देखते हैं। ठीक है, सो एससीडी टू देखते हैं कहाँ पे। ठीक है, तो अब लेट्स सपोज हमने एससीडी टू इम्प्लीमेंट किया एक टेबल पे। तो मोटी मोटी बात दोबारा बताता हूँ। एक सोर्स है, सोर्स से टारगेट में हम चीजें पॉपुलेट कर रहे हैं स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस एक मेथड के द्वारा, ठीक है। तो जब मैं बोलता हूँ ना कि मैंने एससीडी टू से बनाई है ये टेबल, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एससीडी टू वाला कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, नॉर्मल सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या किया, मेरा सोर्स टेबल ऊपर तुमको पता ही है, टारगेट टेबल मैंने किया एससीडी टू के द्वारा पॉपुलेट। तो उसमें क्या क्या चीजें ऐड हो जाती हैं, कस्ट नेम, कस्ट एड्रेस, ये जो 2 कॉलम्स है जो पॉपुलेट होने हैं वो तो होंगे ही होंगे इसके अंदर। साथ में इसके 2 या 3 कॉलम्स और होते हैं जो ऐड हो जाते हैं साथ। वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकता है स्टार्ट डेट
और एंड डेट। अब इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज मेरा मोहित ने जयपुर से एक ऑर्डर मारा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा मोहित और यहाँ पे डाल दूंगा जयपुर। स्टार्ट डेट और एंड डेट का मतलब क्या है कि जिस दिन ये ऑर्डर प्लेस हुआ था ना, वो डेट मैं यहाँ पे आके डाल दूंगा। अब सपोज हमारे सोर्स में लिखा हुआ था 11 अक्टूबर, यानी कि 11/10 को ये ऑर्डर प्लेस हुआ था। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ डाल दूंगा 11/10 और ये कर दूंगा मैं नल। नल यानी कि एम्प्टी। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि मोहित की कॉरेस्पॉन्डिंग जो जयपुर वाली इंफॉर्मेशन है ना, ये 11/10 से शुरू हो चुकी है और अभी तक इसकी कोई एंड डेट नहीं है, यानी कि मोहित अभी तक जयपुर में ही है। जैसे ही मोहित अपना ऑर्डर प्लेस करता है मुंबई से, तो क्या हो जाता है कि एक और इन्फॉर्मेशन आती है इस टेबल में उठ के, जो कि है मोहित लेट्स से दिल्ली। अब यहाँ पे एक स्टार्ट डेट आ गई। स्टार्ट डेट ऊपर 12 अक्टूबर की डली हुई थी, क्योंकि मोहित ने 12 अक्टूबर को ये ऑर्डर प्लेस किया था। तो मैं कर दूंगा यहाँ पे 12 अक्टूबर, एंड डेट नल, और यहाँ पे ये नल हटके 12 अक्टूबर डल जाएगा। तो इसका पूरे का मतलब क्या होता है कि मेरी पुरानी इंफॉर्मेशन इस डेट से शुरू हुई थी, इस डेट से शुरू हुई थी और इस डेट को खत्म हो गई, और मेरी जो न्यू इन्फॉर्मेशन आई है वो इस डेट को आई है और अभी तक वो खत्म नहीं हुई है, यानी कि उसकी एंड डेट नल है, यानी कि दिस इज द करंट इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव ऑफ दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड। तो अब यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि जैसे ही अब लेट्स सपोज अगर मेरे मोहित तीसरा ऑर्डर करता है मुंबई से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा मोहित मुंबई, और सपोज उसने 13 अक्टूबर को ऑर्डर किया, यहाँ पे आ जाएगा 13/10 नल, और ये नल हटके बन जाएगा 13/10। ठीक है। तो अब हमें क्या दिख रहा है इससे कि जब जब मोहित का एक न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, तो एक एक रो ऐड होती जा रही है हमारे पास, और जो पुराने वाली रो थी जिसकी एंड डेट नल थी, उसकी एंड डेट हम स्पेसिफाई कर देते हैं। इस वाले एससीडी में क्या होता है, हम सारी की सारी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की। एसटीडी वन में हमने क्या किया, उसकी कोई भी, उसकी सिर्फ एक करंट इन्फॉर्मेशन हम सेव करके रख रहे हैं, बाकी सारी उड़ जा रही हैं। अब हम बात करते हैं एसटीडी थ्री के बारे में। अब एसटीडी थ्री में क्या होता है? अरे मुझे करना नहीं आता फर्स्ट टाइम। चलो इनफ स्पेस। ठीक है, एसटीडी थ्री देखते हैं। ओके, एससीडी थ्री। अब एसटीडी थ्री में क्या होता है, दो हमारे जो कॉलम्स हैं जो हर जगह बने आ रहे हैं, वो है एक तो कस्टमर नेम, कस्टमर नेम कस्टमर एड्रेस, इसके साथ एक और कॉलम ऐड होता है इसके अंदर एसटीडी थ्री के अंदर। सो वो क्या है, कस्टमर नेम। कस्टमर नेम में मेरा आ गया मोहित जयपुर। अब ये वाला कॉलम क्या है, ये भी कस्टमर एड्रेस ही है, बट अब हमारे पास दो कॉलम आ गए कस्टमर एड्रेस के। क्या? ये आ गया हमारा कस्टमर एड्रेस करंट, और एक कस्टमर एड्रेस पास्ट। ठीक है। तो अभी हम अगर देखें तो कस्टमर का पुराना एड्रेस क्या है यहाँ पे, कस्टमर का पुराना एड्रेस कोई है नहीं यहाँ पे, तो हम पास्ट वाले में डाल के नल, नल डाल देंगे। करंट एड्रेस इसका जयपुर का है, जो फर्स्ट रो आई थी उसके हिसाब से बताते हैं। ठीक है। अब लेट्स सपोज यही चीज होती है कि अब वो मोहित ने दिल्ली से ऑर्डर दिया है, तो क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा कि मोहित जयपुर को उठा के, ये जे को उठा के मैं यहाँ डाल दूंगा जे, और इसको उठा के मैं कर दूंगा, चल सुंदर सी राइटिंग कर देते थोड़ी सी। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको काट दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया इसका पास्ट में कर दूंगा मैं जयपुर, और मैं इसको काट दूंगा और इसके करंट में मैं कर दूंगा दिल्ली को, देख लेना दिल्ली लिखा हुआ। ठीक है। तो अभी हमें इस इसी से क्या पता लग रहा है कि मोहित जो है, जब हमारा सेकंड रिकॉर्ड आया, जब मोहित ने दिल्ली से ऑर्डर दिया, हमें क्या पता लगा कि मोहित
अब दिल्ली में रहता है। मोहित का करंट एड्रेस जो है, कस्टमर एड्रेस, करंट जो एड्रेस है वो इसका दिल्ली है, और जो इसका पास्ट एड्रेस बन चुका है ना, प्रीवियस एड्रेस, वो जयपुर बन चुका है। अब क्या होगा, लेट्स सपोज मोहित अब मुंबई से ऑर्डर करता है, तो इसका क्या बनेगा ना, मोहित की पुरानी वाली जो है ना, वो जयपुर से हटके दिल्ली बन जाएगी, और जो उसकी करंट वाली दिल्ली थी, क्योंकि अब उसने मुंबई से ऑर्डर किया है, तो वो बन जाएगी मुंबई। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि STD3 में हम ना एक कॉलम फालतू ऐड कर देते हैं। ठीक है, कस्टमर एड्रेस था तो एक को कस्टमर एड्रेस करंट बना दिया, एक को कस्टमर एड्रेस पास्ट बना दिया, प्रीवियस बना दिया। तो इसमें हम सिर्फ एक प्रीवियस इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं अपने कस्टमर की, या फिर अपनी एंटिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब मोटा मोटा क्या देखा हमने, STD1 में क्या हो रहा है, STD1 में हम एक ही रो स्टोर करके रख रहे हैं, एक कस्टमर की, और जो भी उसका एड्रेस था उसको चेंज करते जा रहे हैं जैसे एड्रेस अपडेट होते जा रहे हैं। कोई न्यू रिकॉर्ड नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। STD2 में हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं अपने कस्टमर की, या फिर अपनी एंटिटी की, जितना भी उसका अभी तक आया इन्फॉर्मेशन पास्ट का। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, एक वर्ड याद रखना, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन सारी सेव होती है STD2 में। STD1 में कोई सेव नहीं होती है, सिर्फ करंट वाली होती है। STD3 में हमारी होती है एक करंट वाली और एक प्रीवियस वाली। तो STD2 में मैं एक चीज बताना भूल गया था, STD2 में कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस जो फिक्स कॉलम थे वो तो थे, उसके अलावा स्टार्ट डेट और एंड डेट था। एक कॉलम होता है फ्लैग का कॉलम। मैं इसको थोड़ा यार देख लेना, इसका यहाँ ऐड कर देते कॉलम फ्लैग। अब फ्लैग कॉलम क्या होता है ना, फ्लैग कॉलम सिर्फ करंट या फिर हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन बताने के लिए काम आता है। वो आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट से ही पता लग जाएगी। जिसकी एंड डेट नल है, यानी कि वो हमारी करंट इन्फॉर्मेशन है, और जिसकी एंड डेट नहीं है वो पास्ट है हमारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और वो भी पता लग जाएगा कब कब की पास्ट है, जब यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन थी इस डेट से लेके इस डेट तक की थी, नई इन्फॉर्मेशन आई इसके बाद से आई। ठीक है, तो अब फ्लैग वाला कॉलम क्या करता है, फ्लैग बस एक नंबर है, 0 0 1। 1 का मतलब क्या है, इसकी करंट इन्फॉर्मेशन है, 0 का मतलब क्या है, इसकी करंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आपको क्या करने को बोल सकते हैं ना, कंपनी बोल सकती है कि भाई मुझे ना ज्यादा लोड नहीं रखना अपने डेटा का, मुझे टेबल में बहुत ज्यादा लोड नहीं चाहिए, मुझे बस तू ये बता दे कि ये STD2 है और मेरा ये कॉलम जो है ये करंट है और ये पास्ट है। कैसे बता सकते हैं, अब देखो आप जहां ये दो कॉलम स्टोर कर रहे हो ना, और इससे बता रहे हो कि करंट है कि पास्ट है, वहां पे आप एक कॉलम से बता सकते हो। सिंपल, किसी रिकॉर्ड के आगे 0 डाल दिया वो पास्ट हो गई, किसी के आगे 1 डाल दिया वो हमारी करंट हो गई, सिंपल एज दैट। बट इससे आप ये नहीं बता सकते कि वो इन्फॉर्मेशन पास्ट कब हुई थी। अब सिंपल, अगर आपको रिक्वायरमेंट आती है एज ए डेटा इंजीनियर कि भाई कस्टमर आपको बोल रहा है, क्लाइंट आपको बोल रहा है, फिर आपकी कंपनी आपको बोल रही है कि STD2 इम्प्लीमेंट कर दो, आपका काम है उनको सीधा ये एडवाइस देना कि अगर मैं ये कॉलम रखूंगा साइज बढ़ेगा पर इन्फॉर्मेशन तगड़ी रहेगी, ये कॉलम नहीं रखूंगा तो इन्फॉर्मेशन गिर जाएगी, पर साइज भी गिर जाएगा साथ में। मोटा मोटा क्या मामला है ना, किसी भी जॉब में हो आपको पैसे कम करने हैं, किसी के, किसी कस्टमर के या फिर अपने खुद के बॉस के, कंपनी के पैसे कम करने हैं आपको, सिंपल है। वो साइज कम करोगे आपके पैसे कम लगेंगे, हार्ड डिस्क में सेव करने का, सब कुछ करने का। जितना इसका साइज कम होगा इस पे क्वेरी फास्टर हो सकती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप ध्यान में रखते हो अपनी फैक्ट और डायमेंशन या फिर कैसी भी डेटा वेयरहाउसिंग करने से पहले। हाँ, ठीक है, STD1 2 3 हमने देख लिया। अब यार ये मैं सीख ही नहीं पाऊंगा ये चीज। अब अ, अब हमारे पास सोर्स था, हमने देख लिया कि भाई कस्टमर डायमेंशन, प्रोडक्ट डायमेंशन और ऑर्डर करके फैक्ट बन रहा है हमारा। अब मुझे इसको पॉपुलर करना है, लेट्स सपोज मेरा जो कस्टमर है, आई मीन जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, जिस कंपनी के लिए मैं वेयर हाउसिंग कर रहा हूँ, मेरे को बोलती है कि इनको जितने भी हमारे डायमेंशन है ना, लेट्स सपोज कस्टमर डायमेंशन को बोलती है कि एज अ आप वो STD2 की तरह सेव करो उसको, और प्रोडक्ट डायमेंशन को बोलती है कि STD1 की तरह सेव करो। तो आप उसको क्या क्वेश्चन रेज करोगे कि भाई आपको हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन में STD2 में ये चाहिए कि कब वो हिस्ट्री हो गया था, या फिर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो सीधे फ्लैग लगा देंगे अपन, चाहिए तो आप स्टार्ट डेट और एंड डेट कॉलम मेंटेन करके रखोगे। लेट्स सपोज आपका जो है बॉस वो बोलता है कि आपको चाहिए हिस्ट्री मेंटेन करनी है, साथ में आपको चाहिए कब वो हिस्ट्री बन गई थी, तो आप सीधा उसको बोलोगे कि यहाँ पे एक
ओके, यहाँ पे लिख देते हैं कि आप यहाँ पे एक स्टार्ट डेट और एक एंड डेट कॉलम बना लो। ठीक है, यहाँ पे एक बना लो स्टार्ट डेट और एंड डेट कॉलम और उसको पॉपुलेट कर दो जैसे मैंने नीचे दिखाया था वैसे ही। ठीक। और प्रोडक्ट टेबल वो बोलते हैं कि आपको एसटीडी वन की तरह सेव करके रखनी है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसमें तो सीधे हमारा जैसे नॉर्मल टेबल थी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस या फिर प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, दो ही चीजें डलेंगी और इसके अंदर आप पॉपुलेट करके तो सीधा सीधा पेन 10 रुपए का। इसके अंदर क्या आएगा, मोहित जयपुर, स्टार्ट डेट इसकी वही 11/10, एंड डेट नल। ठीक है, ये सारी चीजें सेव हो गई यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं आएगा बस। ठीक है, अब ये ऑर्डर वाले टेबल हम कैसे पॉपुलेट करेंगे हमें वो देखना है। सो ऑर्डर वाले टेबल कैसे पॉपुलेट करेंगे ना, अब डायमेंशंस को हमने पॉपुलेट किया एससीडी द्वारा, स्लोली चेंजिंग डायमेंशन द्वारा। बट ये फैक्ट कोई स्लोली चेंजिंग फैक्ट वगैरह तो ऐसा कुछ तो कोई टर्म होती नहीं है, तो हम इसको पॉपुलेट करते हैं जॉइंस के द्वारा। लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन, ये सारे इनर जॉइन, बहुत तरह के जॉइन होते हैं। हमारी और वीडियोस में हम इन जॉइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी बस मैं एक मोटा मोटा आइडिया देता हूँ कि इसको पॉपुलेट कैसे करते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे डाल दूं, ऐसी लेट सपोज डाल देते हैं मैं यहाँ पे ऑर्डर नंबर 123, ऑर्डर डेट 11/10, सॉरी, ऑर्डर प्राइस हो गया मेरा 10 रुपए। ये अलग कॉलम होने चाहिए थे बट ये है नहीं फॉर सम रीजन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऑर्डर प्राइस मेरा 10 रुपए हो गया। अब ना ये मेरे को बता रहा है कि भाई किसका ऑर्डर था, ना ये मेरे को बता रहा है क्या ऑर्डर था। तो मुझे यहाँ पे दो कॉलम चाहिए, एक तो चाहिए मेरा अ, एक मुझे चाहिए यहाँ पे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, एक चाहिए मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो मुझे दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए ये पता करने के लिए किसका ऑर्डर है, एक तो कस्टमर का नाम या फिर कस्टमर के कोरस्पॉन्डिंग कोई पर्टिकुलर आईडी, और सेम चीज विद द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर सपोज मेरे पास कोई ऐसी आईडी होती, मैं यहाँ पे लिख देता 1 और यहाँ पे लिख देता 10, और मुझे पता लग जाता कि ये कस्टमर ना मोहित जयपुर की बात हो रही है और ये प्रोडक्ट पेन 10 रुपए की बात हो रही है, इसको 10 हटा देते हैं यार, 10 की जगह यहाँ कुछ और डाल यहाँ पे डाल देते हैं 2 डाल देते हैं सब। ठीक है, अब सपोज मेरे पास इस वाले टेबल में, कस्टमर वाले टेबल में एक कॉलम होता सी आई डी करके, यहाँ पे मैं 1 डाल दूं, और ये प्रोडक्ट वाली में मेरे पास एक कॉलम होता पी आई डी करके, यहाँ पे मैं 2 डाल दूं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा पी आई डी लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि भाई ये कस्टमर नेम मोहित जयपुर 11/10 नल, इसे कस्टमर आईडी बना है। अगर मैं ये चीज उठा के यहाँ पॉपुलेट कर दूं, ये मेरी इस वाले टेबल की इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन, अगर मैं यहाँ पे ये पॉपुलेट कर दूं और ये प्रोडक्ट जो पी लिखा है यहाँ पे भी एक पी आई डी बना दूं और यहाँ 2 लिख दूं, ठीक है, इसका मतलब क्या बन रहा है, पी आई डी तो 2 पेन 10, यानी कि ये जो पेन और 10 है ना इसकी आईडी है 2, और मैं यहाँ पॉपुलेट कर दूं तो ये पूरी रो मेरे को क्या बता रही है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर रो मेरे को बता रही है कि मोहित मोहित जो जयपुर है, जो हमने पेन लिया 10 रुपए का, 123 उसका ऑर्डर नंबर था, 11/10 को हमने वो लिया, और ऑर्डर प्राइस जो पूरा का पूरा बना था वो 10 बना था। तो ये जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है ये इस फैक्ट में सेटिस्फाई हो गई। तो ये जो हमने 1 और ये 2 ये जो ऐड किया ना, ये यहाँ पे 1 और 2, इन्हें हम कहते हैं सरोगेट कीज। अब ये सरोगेट कीज क्या होती है, हाँ, हमने डेटा वेयरहाउस पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, एक तो हमारा 1 2 3 सेटिस्फाई हो चुका है, हमने पढ़ लिया ये चीजें। अब हम पढ़ेंगे बिजनेस की, सरोगेट की और प्राइमरी की क्या होती है ना। प्राइमरी की एक सीक्वल का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्राइमरी की वो की होती है जो एक पर्टिकुलर रो को आइडेंटिफाई, यूनिकली आइडेंटिफाई करवा देती है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी की। कोई स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, तो मेरा जो रोल नंबर होगा ना मेरी पर्टिकुलर क्लास में, या फिर वो भी छोड़ देते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में मेरा एनरोलमेंट नंबर है वो यूनिवर्सली मेरा ही रहता है, तो वो मेरी एक प्राइमरी की है जो मेरी इन्फॉर्मेशन को यूनिकली बता सकती है। मेरे नाम का कोई और बंदा भी होगा,
क्या पता मेरा कोई सिंपल भाई हो, शिवम नाम से एक और बंदा हो जो मेरे घर में रह रहा है, मेरी एड्रेस है, सब कुछ सेम है उसका। अब यूनिकली आइडेंटिफाई उसको मैं कैसे करूंगा? एक रोल नंबर से। तो वो मेरी प्राइमरी की हो गई एक स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली प्राइमरी की हमने पढ़ लिया क्या होता है। प्राइमरी की इज डन। नाउ बिजनेस की क्या होती है? कोई सोर्स है, जैसे वो मेरा सोर्स, जो भी मेरा सोर्स आया था उसके अंदर जो भी मेरी प्राइमरी की होती है ना, उसको मैं ले लेता हूँ एज अ बिजनेस की। सिंपल। वर्ड सेम ही होता है वो, बस बोलने का तरीका अलग हो जाता है। क्योंकि मेरा मैं उसे एज ए बिजनेस इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो उसकी जो भी प्राइमरी की है उसको मैं बिजनेस की बोल देता हूँ। सिंपल वही चीज है वो प्राइमरी की। तो हमने बिजनेस की भी पढ़ लिया। अब बात रही सरोगेट की। सरोगेट की क्या होती है? अब ये हमारी कस्टमर टेबल है। मैं इस कॉलम को उठा के एक बार यहाँ लिख देता हूँ। CID यहाँ पे लिख दिया मैंने 1। ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा कस्टमर आईडी है और इसको मैंने बंद कर दिया। अब ये कस्टमर आईडी कहीं से आई नहीं है मेरे पास, ये एक सरोगेट की है जो कि मैंने खुद बनाई। अब इसको हम खुद कैसे बना सकते हैं? सिंपल। जब हम सीक्वल में इसको पूरे पूरे क्वेश्चन को हम सीक्वल में भी इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे आपको। ठीक है। तो सरोगेट की ना, क्रिएट टेबल, एक जो हमारा सिंटैक्स होता है सीक्वल में, जिस पे हम वो सारे के सारा कोड लिखते हैं ना, ठीक है, उसी में हम एक सरोगेट की कॉलम हमारा यहाँ पे ही आइडेंटिफाई कर देते हैं। यहाँ पे ही दिखा देते हैं कि हमारा सरोगेट की कैसे बनेगा। नॉर्मल क्रिएट टेबल सिंटैक्स में वो बन जाता है, एक आइडेंटिटी कॉलम बनता है। तो जब जब मैं इसके अंदर कोई रो पॉपुलेट करूंगा ना, तो ये सरोगेट की ऑटोमेटिकली आती रहेगी उसके अंदर। मेरे को अलग से इंसर्ट स्टेटमेंट लगाकर इसको डालना नहीं पड़ता। वो सब जितना भी ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सारा हम कोड के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे। तो भी मोटी मोटी बात ये है कि जैसे ही मैंने ये वाली इन्फॉर्मेशन अपनी डाली ना टेबल के अंदर, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे 1 आगे चिपक जाएगा। दूसरा मैंने सपोज एक और इन्फॉर्मेशन डाली यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आके अपने आप लग जाएगा। तो सरोगेट की क्या होती है? प्राइमरी की है इस टेबल की। इस टेबल में कोई प्राइमरी की नहीं थी मेरे पास। इस टेबल की मैंने प्राइमरी की बनाई, जो कि ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है जैसे जैसे मैं उसके अंदर चीजें पॉपुलेट करता जा रहा हूँ। तो हमको क्या दिखा? प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई कर देती है। बिजनेस की सिंपल एक प्राइमरी की ही होती है जो कि सोर्स की होती है प्राइमरी की, उसको हम नाम दे देते हैं बिजनेस की। सरोगेट की क्या होती है? मेरे पास कोई प्राइमरी की थी नहीं, मैंने एक ऑटो इंक्रीमेंट की डाल दी अपने टेबल के अंदर, ताकि मेरी रो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। वो होती है सरोगेट की। तो सरोगेट की भी क्लियर हो गई हमारी। डन। एक वीडियो में सीख लिया मैंने इसको कैसे करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास कस्टमर टेबल थी, प्रोडक्ट टेबल थी और ऑर्डर टेबल थी। ठीक है, ऑर्डर टेबल थी। कस्टमर टेबल को और प्रोडक्ट टेबल को हमने पॉपुलेट करना सीख लिया एसटीडी के थ्रू। ऑर्डर टेबल पॉपुलेट होती है जॉइंस के थ्रू। जॉइंस के थ्रू कैसी होगी वो हम देख लेंगे, अभी वो दिखती कैसी है ना वो हम देख लेते हैं बस। तो ऑर्डर नेम, ऑर्डर डेट, ऑर्डर प्राइस डल गया था, ऑर्डर नंबर सॉरी। और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसका है और क्या है ऑर्डर, हमने यहाँ पर सरोगेट की उठा के डाल दी, कस्टमर आईडी की और सॉरी कस्टमर की और प्रोडक्ट की। तो ये हमारा मोटा मोटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक बात आती है कि मेरा सोर्स था, मैंने इसको उठाया और पॉपुलेट करवा दिया फैक्टर डायमेंशन में। सपोज मेरा कोई इंजीनियर था जिसको मैंने बोला था कि भाई ये वाला, दो सोर्स दिए मैंने उसको बोला ये वाला सोर्स इस दिन पॉपुलेट करना, ये वाला सोर्स इस दिन पॉपुलेट करना। उसने दोनों मिक्स कर दिए और दोनों गलत जगह गलत टाइम पे पॉपुलेट कर दिए। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो पता ही नहीं है। मैं तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए लगा ही नहीं रखा कि ये सोर्स कौन सा है क्या नहीं है। सपोज ये थी कोई, सॉरी, सपोज ये जो सोर्स था इसका नाम था a.csv। ये कोई CSV फाइल आई थी a.csv। ठीक है। और ऐसी एक मेरे पास थी b.c b.csv। ऐसी कोई मेरे पास एक b.csv फाइल थी। मैंने अपने इंजीनियर को बोला था कि भाई तू ना b.csv पॉपुलेट कर दियो, a.csv मत करियो। उसने क्या करा, a.csv लिया और पॉपुलेट कर दी। तो ये चीज उसने गलत कर दी। अब मुझे यहाँ पे इन टेबल्स में तो पता ही नहीं लग रहा कि मेरी
मेरा डेटा ए डॉट सी एस वी से आया था या फिर बी डॉट सी एस वी से आया था। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सपोज अगर मेरे पास हर टेबल में एक एक कॉलम होता जो बता पाता कि वो कौन सी फाइल सोर्स से आया है। लेट्स सपोज मेरी कस्टमर टेबल है, इसके अंदर सपोज मेरे पास एक कॉलम होता, यार जगह ही नहीं बची, कोई बात नहीं, ठीक है। सपोज मेरे पास इसमें एक कॉलम होता, उसका नाम मैं देता हूँ एल आई डी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा होता वन वन इस, और यहाँ पे मैंने लिखा है वन, लेट्स सपोज। इसका मतलब क्या है, अब मैंने क्या किया ना, मैंने एक टेबल बनाई जिसका मैं नाम डालता हूँ लीनिएज टेबल। ठीक है, तो वो एक टेबल बनाते हैं लीनिएज टेबल, इसमें मैं डालता हूँ एल आई डी और टेस्ट नेम। इसका मतलब क्या है, सपोज उसने जब डेटा डाला तो सबसे पहले ना एक एस वी, यहाँ पे एक टेबल बनाई लीनिएज टेबल, और लीनिएज टेबल में सोर्स नेम के अंदर डाल दिया a.csv और लीनिएज आईडी के अंदर डाल दिया वन। अब अगर मैं यही चीज उठा के वहां डाल देता हूँ, हमारी ये चीज उठा के मैंने क्या करी यहाँ डाल दी, ठीक है, तो मेरी कस्टमर टेबल थी उसके अंदर मैंने एल आई डी डाल दी वन और वन। इसका मतलब क्या दिख रहा है, इसका मतलब ये दिख रहा है कि अगर हम एल आई डी को उठा के यहाँ पे देखें और यहाँ पे सोर्स नेम चेक करें तो हमें पता लग रहा है a.csv, यानी कि ये जो पर्टिकुलर रो थी और ये जो पर्टिकुलर रो थी वो मेरी a.csv से आई है, मुझे पता लग गया। तो ये पता करने के लिए कि मेरा डेटा कौन से सोर्स से कहाँ कहाँ पॉपुलर हो रहा है, हम डालते हैं एक लीनेज आईडी, ठीक है। और ये जो लीनेज आईडी है लीनेज की है, बस ट्रैकिंग के लिए होती है। अभी लीनेज टेबल यहाँ पे तो वो छोटी सी बनी हुई है, बट मतलब रियल सिनेरियोज में वो इतनी छोटी टेबल होती नहीं है। इसके अंदर बथेरी चीज हो सकती है, जैसे सोर्स काउंट हो सकता है, सोर्स काउंट भी हो सकता है इसके अंदर। मैं लेट्स सपोज एक कॉलम डाल दूं, ये नहीं हो पाएगा मेरे से। लेट्स सपोज मैंने एक कॉलम डाला सोर्स काउंट करके, इसके अंदर एक कॉलम है लीनिएज हमारी टेबल के अंदर है, सोर्स काउंट करके कॉलम है। उसके अंदर मैं क्या डाल सकता हूँ, जितने मेरे सोर्स टेबल आई थी a.csv उसके अंदर कितनी रोज है। सपोज मेरी 10 रोज थी। हमने शुरू में क्या देखा था कि जब मैंने फैक्ट पॉपुलेट किया ना, जब मैंने सारी कस्टमर आईडी सब कुछ लगा दिया उस फैक्ट के अंदर ऑर्डर के अंदर, तो वो जो मेरा एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड था ना, वो मेरे सोर्स के एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के बिल्कुल इक्विवेलेंट था। तो अगर मुझे ये चेक करना है, मेरा सोर्स आया, मैंने पॉपुलेट कर दिया हर जगह, ठीक है। अगर मुझे लास्ट में चेक करना है कि मेरी सोर्स की हर जो रो थी मेरी फैक्ट और डायमेंशंस में और अच्छी तरह पॉपुलेट हुई है कि नहीं हुई है, कोई डेटा मिस तो नहीं हो गया है, कुछ नहीं हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस लीनिएज टेबल में ही एक दो कॉलम्स बना के रख सकते हैं। एक तो हमारा हो गया रोज इन सोर्स, रोज इन फैक्ट, ठीक है। सपोज मेरी 10 रोज आई थी सोर्स में। अब ये मैंने शुरू में ही चेक कर लिया, जैसे ही मेरा डेटा आया मैंने सबसे पहले अपनी लीनिएज पॉपुलेट करी। क्यों? क्योंकि मुझे पहले तो ये सबसे पहले तो मुझे ये लीनिएज आईडी चाहिए थी, दूसरी मुझे ये यहाँ पे पॉपुलेट कर रहा था, तीसरा ये जो दो कॉलम इसको छोड़ देते हैं अभी, तो सबसे पहले अपनी लीनिएज ही पॉपुलेट करता हूँ। जब मैंने लीनिएज पॉपुलेट करी तो मैंने रोज एट सोर्स भी पॉपुलेट कर दिया 10। अब जब मेरा सब कुछ पूरा का पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाएगा, मैं अपनी वेयर हाउसिंग पूरी की पूरी खत्म कर दूंगा ना, उसके बाद मैं क्या करूंगा, फैक्ट में कितनी रोज गई हैं उनका काउंट उठा के यहाँ पे डालूंगा। अब सपोज मेरी 10 रो गई हैं यहाँ पे, तो मेरे को क्या दिख रहा है कि मेरी रोज एट सोर्स 10 आई थी, रोज एट फैक्ट भी 10 आ गई, यानी कि मेरा डेटा है पूरा का पूरा सही पॉपुलेट हो गया है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डेटा रिकनसाइलिंग, रिकनसलेशन। तो हमारा जो एक और कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी पढ़ा, वो है, इसमें लिखा नहीं हुआ बट वो है डेटा रिकनसलेशन। जब ये 13 हो जाए मैं लिख दूंगा इसके अंदर, ठीक है। हमने लीनिएज पढ़ लिया, ये दो चीजें स्किप करिए, अभी इनके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा एक और चीज, डेटा रिकंसिलिएशन। सो
लीनेज टेबल जो हमारी होती है वो ट्रैकिंग के लिए होती है, बट उसमें हम बहुत सारी अलग भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे डेटा रिकंसिलिएशन के कॉरस्पॉन्डिंग, या फिर मेरा डेटा पॉपुलेट हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है ना, तो वहाँ पे हम एक और कॉलम डाल सकते हैं कि डेटा नॉट पॉपुलेटेड, और उसके अंदर 0 या 1 कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये थी हमारी मोटा-मोटी डेटा वेयरहाउसिंग। डेटा रिकॉन, ओके, हमने डेटा रिकॉन पढ़ लिया, डेटा रिकॉन पढ़ लिया, लीनेज पढ़ लिया, बीकेएस के पीके पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। बच्ची ये और ये डेटा वेयरहाउस और डेटा मार्ट क्या होता है। पहले हम डेटा वेयरहाउस और डेटा मार्ट पढ़ लेते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया ना यहाँ पे, मोटा-मोटा डेटा वेयरहाउसिंग यही होता है कि आपके पास सोर्स आया, आपने उसे फैक्ट और डायमेंशन में तोड़ दिया, अलग-अलग कर दिया और इज्जत से रख दिया। ठीक है? अब मुझे कोई कस्टमर की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, मैं जाऊँगा कस्टमर वाले पे, टेबल पे और निकाल के ले लूँगा अपनी इन्फॉर्मेशन। सेम विथ प्रोडक्ट, सेम विथ ऑर्डर। अब डेटा वेयरहाउस और डेटा मार्ट क्या होता है कि मेरा हो सकता है कि मैंने एक टेबल के अंदर अपनी पूरी की पूरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखी है कि सपोज़ ये कस्टमर टेबल नहीं थी, ये मेरी थी एम्प्लॉइज़ की टेबल। अब एम्प्लॉइज़ क्या-क्या हो सकते हैं? एचआर के भी एम्प्लॉइज़ हो सकते हैं, फाइनेंस में भी हो सकते हैं, कोई आपका अलग-अलग कैटेगरीज़ हो सकती है, कोई डेवलपर है, कोई एसोसिएट है, कोई कोई इंटर्न है, कोई ट्रेनी है, ये बहुत सारी हमारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, डेज़िग्नेशन हो सकती है अलग-अलग। सपोज़ मेरे को एक पर्टिकुलर टेबल बना के रखनी है सिर्फ़ एसोसिएट्स की, एक पर्टिकुलर टेबल बना के रखनी है सिर्फ़ ट्रेनीज़ की, लास्ट टेबल जो फाइनल टेबल हमारी है, जैसे टारगेट टेबल है। तो डेटा वेयरहाउस क्या होता है, आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक टेबल में बना के रखते हो। बट डेटा मार्ट्स क्या होते हैं कि आप छोटी-छोटी चीज़ों में उस इन्फॉर्मेशन को तोड़ देते हो और एक पर्टिकुलर सेक्शन की एक पर्टिकुलर टेबल बना के रखते हो, पर्टिकुलर कैटेगरी की एक पर्टिकुलर टेबल बना के रखते हो, उसे हम कहते हैं डेटा मार्ट। तो डेटा मार्ट सिंपल है देखो, अगर आपको ज़्यादा आपको पता है आपका एक फिक्स्ड काम होने वाला है, ठीक है? आपको पता है ये डेटा वेयरहाउस की बड़ी सी मेरे को ज़रूरत है नहीं, मेरे को बस उसमें एक छोटे सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो जब भी मेरे को एचआर की इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी, मैं इतनी बड़ी टेबल पे क्वेरी क्यों करूँ अपनी? बहुत टाइम लगेगा उसको निकलने में। इससे बेटर मैं एक छोटा डेटा मार्ट बना के रख लूँ और जब भी मेरे को एचआर के कोरेस्पॉन्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी ना, मैं उस डेटा मार्ट पे क्वेरी मारूँगा, मेरी इन्फॉर्मेशन फटाफट आ जाएगी। तो इसलिए डेटा मार्ट्स होते हैं हमारे। सो डेटा वेयरहाउस बड़ी चीज़ हो गई, उसका छोटू-सा पार्ट हो गया डेटा मार्ट, ठीक है? तो हमने ये भी पढ़ लिया, बचा नॉर्मलाइज़ेशन। नॉर्मलाइज़ेशन की अब बात करते हैं। तो ये सपोज़ मेरी एक नॉर्मल कस्टमर टेबल देखते हैं। कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, ओके? मोहित जैन। सपोज़ इसका कस्टमर का मोबाइल नंबर भी था कोई, ठीक है? हम रखते हैं इसको 111। अब मोहित जयपुर ने नंबर चेंज करा अपना 123 रख दिया। इसमें कोई एसटीडी-वेसटीडी कॉन्सेप्ट भी लगाते नहीं है, सिंपल टेबल रखते हैं इसको। फिर उसके बाद हमारा क्या आया मोहित अ, फिर से जयपुर आया, इसने फिर से नंबर चेंज कर लिया। इस बार किया इसने 133, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे ना क्या दिख रहा है कि ये जो मोहित है ना, इसको मैं बार-बार मतलब इसकी जयपुर, जयपुर, जयपुर में बार-बार लिखे जा रहा हूँ। अब सपोज़ ये जयपुर की जगह होती तिरुवनंतपुरम, तो वो कितनी जगह घेर रही है? तिरुवनंतपुरम 1 बार लिखा, 2 बार लिखा, 10 बार लिखा। सपोज़ यही जो मेरी टेबल है, इसमें 10 मिलियन रिकॉर्ड्स होते और मोहित की कॉरेस्पॉन्डिंग तिरुवनंतपुरम बार-बार रिपीट होता जा रहा है, तो वो बहुत स्पेस घेरेगा। उसकी जगह मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं एक लोकेशन करके एक टेबल बना सकता हूँ, जिसमें लोकेशन आईडी और लोकेशन नेम, ये 2 चीज़ें डाल सकता हूँ। अब अगर मैं इसमें डाल दूँ 1 और यहाँ पे डाल दूँ जयपुर, ठीक है? और मैं ये बार-बार जयपुर की जगह सीधे यहाँ पे 111 डाल दूँ। तो यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है कि 1 लोकेशन आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग जयपुर यहाँ पे आके फिट हो गया, नॉर्मल है। अब यहाँ पे अगर मैं 10 के 20 मिलियन रिकॉर्ड्स भी हो जाए ना, तो वो जयपुर या फिर वो तिरुवनंतपुरम बार-बार रिपीट नहीं हो रहा। तो मेरी इस वाली टेबल पे ना लोड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। मैंने क्या किया, बस एक यहाँ पे एक-एक नंबर डाल दिया, एक-एक इंटीजर डाल दिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल मेंटेन करके रख ली।
टू यहाँ पे मैं लिख दूंगा तिरुवनंतपुरम या फिर जो भी है। और अगर ये मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई मेरे पास, मोहित तिरुवनंतपुरम, इसकी जगह मैं सीधा टू लिख दूंगा। तो इससे क्या हुआ ना, मेरा जो है लोड इस पर्टिकुलर टेबल पे ना वो बहुत कम हो गया। इसे हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, कि अगर एक टेबल की इन्फॉर्मेशन टूट के दूसरे में जा सकती है ना, और उससे मेरा टोटल लोड कम हो सकता है, मैं वो कर दूंगा। वो होती है नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन की ये तो बहुत एक अपर लेवल सी, हाई लेवल सी डेफिनेशन हो गई। जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन या फिर कॉम्प्लेक्स इसके सिनेरियोज होते हैं, अलग अलग टाइप की नॉर्मलाइजेशन होती है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि डेटा वेयरहाउसिंग क्या होती है, फैक्ट्स और डायमेंशन क्या होते हैं, एसटीडी जॉइन क्या होते हैं, बीके एसके पीके क्या होते हैं, लीनिएज, नॉर्मलाइजेशन, डेटा वेयरहाउस, डेटा मार्ट्स और डेटा रिकंसिलिएशन क्या होती है, ये सब आज के हमने वीडियो में सीखा। अब इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैं और भी डिटेल में, ये तो बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो गई, बट जो कोड के थ्रू हम देखेंगे ना, ये तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि चीज हो क्या रही है। कोड के थ्रू हम देखेंगे तो और चीजें समझ में आएंगी। तो इसके बाद वाली वीडियो डलेगी, वो हम मैं प्रॉपर सीक्वल का कोड एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को कि एसटीडीज 1 2 3 तीनों कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम, और उनके थ्रू इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं पूरी की पूरी प्रॉब्लम को। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में सब एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।